मजा आ गया आज तो। कितने स्वादिष्ट है ये मूली के पराठे। ये है सेहत में मोटी ताजी कविता, जो मजे ले लेकर रसोई में बैठकर मूली के पराठे खाने का आनंद ले रही थी। तभी रसोई में कविता की सास भारती आती है। अरे बहू, वो खाना। कविता को पराठे खाते देखकर भारती गुस्से में आग बबूला हो जाती है। ये क्या मोटी भैंस धरती की बोझ यहाँ पैर पसारते हुए बैठी है। खाने की व्यवस्था हुई कि नहीं? माँ जी, वो मुझे भूख लग गई थी, इसलिए मैं पराठे खाने बैठ गई। भूख लग गई थी? अरे आटे की बोरी, सारे दिन में ऐसा कौन सा समय जब तुझे भूख नहीं लगती? पूरा दिन जानवर की तरह बस मूली के पराठे खाती रहती है। चल उठ और जल्दी से खाने की व्यवस्था कर। कविता घबराते हुए उठकर खड़ी हो जाती है। अब अगर खाना नहीं बना तो मैं तुझे पकाकर खा जाऊंगी। जी माँ जी। भारती बाहर चली जाती है। अरे बाप रे, ये बुढ़िया तो आज बहुत भड़क रही है। चल कविता, अब तुरंत खाने की व्यवस्था कर ले। अगर खाना नहीं बनाना तो तेरी सास सच में तुझे खा जाएगी। कविता खाने की व्यवस्था करने लग जाती है। इधर बाहर भारती अपने पति 2 बेटियों के साथ बैठी थी। खाने की व्यवस्था करने का कह तो खुद रसोई में मूली के पराठे ठूसते हुए बैठी थी। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में मैंने अमित की शादी इस मोटी के साथ करवा दी। जब से कविता यहाँ आई है, भैंसों की तरह वो सारा दिन मूली के पराठे बना बना कर ठूसती जा रही है। मैंने तो पहले ही कहा था तुझसे कि लालच में आकर कविता को अपने घर की बहू ना बना, पर तूने लालच में आकर मेरी बात सुनी ही नहीं। अब भुगत। थोड़े समय बाद कविता हाथों में खाने के बर्तन लेकर रसोई से बाहर आती है। सामने उसकी सास और सब फर्श पर बैठे थे। तभी कविता जैसे ही सबके करीब आती है तो उसका पैर फिसल जाता है। अरे बाप रे! तभी कविता सीधे भारती के ऊपर धड़ से गिर जाती है। माँ! भारती की आवाज तक नहीं निकली थी। माँ! भारती! अब इतनी मोटी कविता, जिसका वजन लगभग 200 किलो के बराबर है, वो भारती के ऊपर गिर गई। अब क्या भारती का दम निकल गया या कुछ सांसें अभी भी उसकी बाकी है? ये जानेंगे हम आगे। पहले हम चलते हैं कविता के बीते जीवन में। मजा आ गया आज तो। कितने स्वादिष्ट है ये मूली के पराठे। कर कविता, इतने मूली के पराठे मत खा। तेरी हालत देख, पराठे खा खा कर तो गुब्बारे की तरह फूल चुकी है। पापा, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि मुझे खाते समय टोका मत कीजिए। बेटा, खाने की भी कोई सीमा होती है। इतने मूली के पराठे कौन खाता है? कविता को बचपन से ही मूली के पराठे खाने का बड़ा शौक था। वो मजे से अपने पिता के पास बैठकर मूली के पराठे खा रही थी। थोड़े समय बाद कविता की माँ शांति घर आती है। बाप रे, कितनी महंगाई बढ़ चुकी है। सब्जियां भी राशन की तरह महंगी हो चुकी हैं। शांति 2 थैलियां भरकर सब्जी लेकर आई थी। माँ, आप मूलियां लेकर आए कि नहीं? हाँ मेरी माँ, लेकर आई हूँ। अगर मूली न लाती मैं तो तू तो हर बार की तरह इस बार भी पूरा घर सर पर उठा लेती। एक शाम कविता, शांति और मनोज तीनों घर में बैठे खाना खा रहे थे और कविता मूली के पराठे खा रही थी। मंगल भाई से बात हुई आपकी? उन्हें कहिए ना कि कविता के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता दिखाएं हमें। तभी मूली के पराठे खाते खाते कविता जोर से पाद मारती है। छी, क्या है ये सब कविता? जरा भी अकल नहीं है इस लड़की में। जब भी कुछ खाने के लिए बैठो ये गैस पे गैस छोड़ती जाती है। चलिए जी, हम अपने कमरे में बैठकर खाना खाते हैं। पूरे घर को अपनी गैस से सड़ा रखा है कविता ने। मनोज, शांति अपना खाना लेकर कमरे में चले जाते हैं। तभी कविता फिर से पाद मारती है। आहा, अब जाकर जरा पेट को आराम मिल रहा है। कविता को पाद मारने की बहुत आदत थी। वो बड़ा ही गंदा बदबूदार पाद मारती थी। उसकी इस आदत से उसके माता पिता काफी परेशान थे। कुछ दिन बाद एक दिन कविता के लिए एक गरीब मिडिल क्लास परिवार के लड़के अमित का रिश्ता आता है। अमित के साथ उसके माता पिता आए थे। लड़की वाले तो काफी अमीर हैं। ये रिश्ता तो पक्का करना ही होगा। मनोज भाई, आपकी बेटी कहाँ है? तभी कविता अपने कमरे से बाहर आती है और जैसे ही अपने माता पिता के पास बैठती है तो कविता जोर से पाद मार देती है। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। छी, क्या बदबूदार पाद मारा है इसने, जैसे कोई चूहा मरा हो। छी, पूरा माहौल खराब कर दिया इस मोटी भैंस ने। ये क्या कर रही हो कविता, मेहमानों के सामने? सॉरी पापा, वो प्रेशर बढ़ गया था। जी, ये हमारी बेटी कविता है। क्या बेटी? अरे मुझे तो लगा ये आपकी बहन है। क्या बहन? अरे नहीं नहीं, यही हमारी बेटी कविता है जिससे तुम्हारी शादी होने वाली है। क्या?
अरे बाप रे, माँ घर चलते हैं। हाँ हाँ चलो। अब फिर क्या क्या हुआ? अमित बेटा, राकेश जी नीचे बैठिए। माँ नीचे बैठ। भारती की आवाज सुनकर राकेश अमित नीचे बैठ जाते हैं। मेरा बेटा ना बड़ा ही जिद्दी है, जब तक इस पर चिल्लाओ नहीं ना ये सुनता ही नहीं है। बच्चे ऐसे ही होते हैं बहन जी। हमें आपकी बेटी कविता बहुत पसंद है और हम जल्द ही अमित कविता की शादी करवाना चाहते हैं। ये सुनकर अमित के होश उड़ जाते हैं। थोड़े समय बाद अमित कविता का रिश्ता तय करके भारती और सब वहां से निकलकर बाहर सड़क पर आते हैं। भारती, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुमने क्यों उस कविता से अमित का रिश्ता तय किया? हाँ माँ, नहीं करनी मुझे उस मोटी कविता से शादी। अरे अकल के दुश्मन, तू कौन सा उस कविता को जीवन भर अपनी गोद में लेकर घूमने वाला है? तूने देखा नहीं उस कविता के माता पिता कितने अमीर हैं? अरे शादी के बाद उसके माता पिता हमें अमीर बना देंगे। हाँ। भारती काफी लालची। तभी कुछ ही दिनों में वो अमित की शादी कविता से करवा देती है। शादी की पहली रात कविता अपने ससुराल के कमरे में मूली के पराठे खा रही थी और साथ में पाद भी मारती जा रही थी। मजा आ गया आज तो पराठे खाकर। तभी अमित कमरे में आता है तो अंदर कविता की पाद की बदबू पूरे कमरे में फैल चुकी थी। अरे बाप रे बाप, ये गंदा बदबू कहाँ से आ रही है? छे! अमित नाक को हाथ लगाकर अंदर आता है। कविता, यहाँ इतनी गंदी बदबू कैसे आ रही है? किसी ने कमरे में लैट्रिन कर दी क्या? नहीं जी। अमित बेड पर आकर लेट जाता है। तभी कविता फिर से जोर से पाद मारती है। अरे बाप रे, इसका मतलब तुम कमरे को सड़ा रही हो कविता? ऊपर से खा रही हो और नीचे से गंदी हवा निकाल रही हो। फिर क्या था, कविता पूरी रात पाद मारने लगी और अमित उसकी बदबू से पूरी रात बेहाल रहता है। अगले दिन कविता रसोई में जाती है। बहू, सबके लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था कर। जी माँ जी। मूली कहाँ रखी है? चलो जल्दी से मूली के पराठे बना लेती हूँ। कविता रसोई में मूली तलाश करती है। तभी उसे थोड़ी मूली मिल जाती है और वो चाय के साथ साथ मूली के पराठे बनाने लगती है। थोड़े समय बाद, भाभी आप ये मूली के पराठे क्यों खा रहे हो? मुझे ना मूली के पराठे बहुत पसंद है। क्या? तभी कविता सबके सामने जोर से पाद मारती है। अरे बाप रे बहू, तुझ में शर्म हया है कि नहीं? ऐसे सबके सामने पाद मारती है। तभी कविता फिर से पाद मारती है। उसके पाद की बदबू पूरे घर में फैल जाती है। माफ कर दीजिए, वो प्रेशर ज्यादा बन गया था। भारती, मूली के पराठे छीन इससे, वरना मुझे उल्टी हो जाएगी। सब नाश्ता करना बंद कर देते हैं और कविता लगातार पाद मारती जा रही थी। सत्यानाश हो इस पदोड़ी का, पूरे घर को बदबूदार बनाकर रख दिया। माँ, ये कविता कितना पाद मारती है? पूरी रात वो कमरे में पाद मारती रही। अगर मैं और 2-3 घंटे उसके पास सोता रहता ना, तो वो मुझे पाद मार मार कर मंगल ग्रह पहुंचा देती। सब कविता की इस हरकत से काफी परेशान हो जाते हैं। अब इसी तरह कविता रोज रोज मूली के पराठे बनाकर खाने लगी और हर जगह पाद मारकर पूरे घर को गंदा करने लगी। अब एक दिन कविता भारती के ऊपर गिर जाती है। तभी अनीता, पायल, अमित और राकेश चारों जैसे तैसे मोटी कविता को भारती के ऊपर से उठाते हैं तो भारती जमीन पर खुली आंखें करके बेहोश पड़ी थी। भारती! थोड़े समय बाद सब डॉक्टर को बुलाते हैं और डॉक्टर भारती का चेकअप करता है। कविता, अगर माँ को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और खा मूली के पराठे और हो मोटी भैंस की तरह। सब कविता को खूब खरी खोटी सुनाने लगते हैं। मुझे माफ कर दीजिए, मैं जानबूझकर माँ जी के ऊपर नहीं गिरी। थोड़े समय बाद, डॉक्टर साहब, क्या हुआ भारती को? वो ठीक तो है ना? देखिए, मामला बहुत गंभीर है। क्या भारती जी के ऊपर कोई भारी चीज गिर गई थी क्या? हाँ, ये भैंस गिर गई थी माँ के ऊपर। भारती जी के शरीर की हड्डियां टूट चुकी है। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। क्या? हाँ, भारती जी को तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करवाना होगा। डॉक्टर वहां से चला जाता है। कविता, देख क्या हो गया तेरी वजह से। माँ की हड्डियां टूट गई। पता नहीं कहाँ कहाँ की हड्डियां टूटी माँ की। भारती जिंदा लाश की तरह पड़ी थी। जी मुझे माफ कर दीजिए। बहू, आज के बाद तो कभी मूली के पराठे नहीं खाएगी और अपना ये मोटापा भी कम करेगी, समझी? जी ससुर जी। उसके बाद सब भारती को हॉस्पिटल लेकर आते हैं और कविता अपने मायके से पैसे लाकर भारती का इलाज करवाती है
और उसके बाद वो मूली के पराठे खाना हमेशा के लिए बंद कर देती है और अपना मोटापा भी कम करने लगती है। जिसके बाद 6 से 7 महीने में भारती थोड़ी ठीक हो जाती है और कविता का मोटापा काफी हद तक कम हो जाता है। जिसके बाद कविता डाइट करके अपना मोटापा कुछ ही सालों में कम कर लेती है और खुशी खुशी अपने ससुराल वालों के साथ अपना जीवन बिताने लगती है।